वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये बीए थर्ड ईयर ह्यूमन राइट्स का ये पर्सन है, पर्सन नंबर 3। पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं? पितृसत्ता को बनाए रखने वाले संस्थागत और धारणात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। आइए इसका आंसर शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये सेमेस्टर का है सोल्वेड क्वेश्चंस। अगर आपके में थर्ड ईयर में ये है तो आप कर लेना इसे। पितृसत्ता एक सामान्य संरचना है जिसमें पुरुष को महिला से अधिक शक्ति है। वर्णन कहता है सोसाइटी एन के समुदाय के संबंधों की संपूर्णता है। एक पुरुष प्रधान समाज, संगठित समाज एक पुरुष प्रधान शक्ति संरचना और अलग अलग रिश्तों में होती है। पावर विशेष अधिकार से संबंधित है। एक प्रणाली है इसमें पुरुषों की महिलाओं की तुलना में अधिक शक्ति है। पुरुष जो करने के लिए महिलाओं के हकदार नहीं है। विशेष अधिकार को कुछ स्तर की है। पितृसत्ता की अवधारणा कई लोगों के लिए केंद्र बन रहा है। नारीवादी सिद्धांतों यह लिंग है कि कई उद्देश्य के उपायों द्वारा बनाया जा सकता है, द्वारा सत्ता और अधिकार दे के स्तरीकरण की व्याख्या करने का प्रयास है। एक पितृसत्ता प्राचीन ग्रीक से पेरिरेचेंस एक समाज जहां शक्ति द्वारा आयोजित किया गया था और बड़े पुरुषों माध्यम के नीचे पारित किया गया था। आधुनिक इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों का एक वर्णन जब पुरुष प्रधान समाज वह मतलब है कि पुरुषों सत्ता के पदों पकड़ और अधिक विशेष अधिकार है। कार्यस्थल में परिवार इकाई के प्रमुख, सामाजिक समूह के नेताओं, मालिक और सरकार के प्रमुखों। पितृसत्ता में वहाँ भी लोगों के बीच एक पदानुक्रम है। प्रारंभिक पितृसत्ता में बड़े पुरुषों की युवा पीढ़ी से अधिक शक्ति थी। आधुनिक पितृसत्ता में कुछ लोगों अधिकार की स्थिति और बिजली और विशेष अधिकार के इस पदानुक्रम स्वीकार्य माना जाता है के आधार पर और अधिक शक्ति और विशेष अधिकार पकड़ो अवधि से आता है। अब्बा या पिता के आंकड़े एक पितृसत्ता में अधिकार पकड़ो। आरंभिक पितृसत्तात्मक समाज आमतौर पर यह भी पितृवंशीय कर रहे हैं। शिक्षक और संपत्ति पुरुषों लाइनों के माध्यम से लिए गए हैं। इसका एक उदाहरण के लिए सैनिक कानूनी संपत्ति के लिए लोगों के रूप में पुरुष लाइनों का कड़ाई से पालन। विचारधारा के तौर पर पितृसत्ता व्यवस्था के दो पहलू हैं। एक, यह सहमति बनती है और महिलाओं के पितृसत्ता के बने रहने में मदद करती है। सहयोग या भली भगत को सहमति के रूप में कई इकाइयों से हासिल किया जाता रहा है। दूसरा, उत्पादक संसाधनों तक पहुंच का ना होकर और परिवार के पुरुष मुखिया पर आर्थिक निर्भरता। इस तरह सहयोग या सहमति एक तरह से उलवा ली जाती थी, ना कि स्वेच्छा से दी जाती थी। इसलिए ये समझा जाना चाहिए कि पितृसत्ता महज वैचारिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि उसका एक भौतिक आधार भी है। इस तरफ चारों तरफ से दबाव डालकर महिलाओं से उसका सहयोग हासिल करना आसान हो जाता है, क्योंकि जब वह इस व्यवस्था का अनुकरण करने लगती है तो उन्हें न केवल वर्णीय सुविधाएं मिलने लगती है, बल्कि उन्हें मान सम्मान तबकों से भी नवाजा जाता है। और जो महिला पितृसत्ता के फायदे, कानूनों और तौर तरीकों को अपना सहयोग या सहमति नहीं देते, उन्हें भ्रष्ट करा दिया जाता है। उन्हें बेटियां और उल्टा तक कहा जाने लगता है। इसके साथ ही उन्हें पुरुषों के भौतिक संसाधनों के उपभोग के बेदखल भी किया जाता है। पितृसत्ता एक व्यवस्था के रूप में किस तरह से काम करती है, इस बात को समझने के लिए किसी विचारधारा को अहम माना गया है। विचारधारा के तौर पर पितृसत्ता की व्यवस्था का मुख्य पहलू महिलाओं में सहमति पैदा करना है। इसके
तहत महिलाएं पितृसत्ता को बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि समाजीकरण के जरिए वो खुद पुरुष वर्चस्व को आत्मसात करके उसके प्रति अपनी सहमति देती है। उनकी इस सहमति को कई तरीकों से हासिल किया जाता है, जैसे उत्पादक संसाधनों तक उनकी पहुंच का ना होना और परिवार के मुखिया पर उनकी आर्थिक निर्भरता। इस तरह अलग अलग पैतरों के जरिए महिलाओं से पितृसत्ता में उनकी सहमति उगलवा ली जाती है। इस आधार पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि निर्भरता इस तरह अलग अलग पैतरों के जरिए महिलाओं से पितृसत्ता में उनकी सहमति उगलवा ली जाती है। इस आधार पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि पितृसत्ता सिर्फ एक वैचारिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि उसका भौतिक आधार भी है। पितृसत्ता में महिलाओं को सत्ता और वर्चस्व के संसाधनों से वंचित करना पर उनकी सहमति आसानी से हासिल कर ली जाती है। और जब महिलाएं पितृसत्ता के इशारों पर ज़िंदगी जीने लगती है तो इन्हें वर्गीय सुविधाएं मिलने लगती है और उन्हें मान सम्मान के तमगों से भी नवाजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो महिलाएं पितृसत्ता के कायदे कानूनों और तौर तरीक़ों को अपनाना सहयोग या सहमति नहीं देती, उन्हें बुरा करार दे दिया जाता है और उन्हें अपने पुरुषों की संपत्ति और सुविधाओं से बेदखल कर दिया जाता है। पितृसत्ता के काम करने का ये तरीका पहले महिलाओं के दो अलग अलग खेमों, अच्छी जो कि पितृसत्ता के सहयोग देती है और बुरी जो कि पितृसत्ता को सहमति नहीं देती है, में बांटकर इन दोनों के बीच कभी ख़त्म ना होने वाले प्रतिस्पर्धा का खेल शुरू कर देता है। पितृसत्ता को बनाए रखने वाले संस्थागत और धारणात्मक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला जाति और दूसरा जातिवादी पितृसत्ता या ब्राह्मणवादी पितृसत्ता। लोहिया ने इसे जाति और योनि का कटघरा कहा था। आधुनिक दोषी उमा चक्रवर्ती ने जाति और पितृसत्ता के बीच के संबंधों का गहरा अध्ययन किया और इसे ब्राह्मणवादी पितृसत्ता नाम दिया। हालांकि सबसे पहले आधुनिक भारत में जाति और पितृसत्ता को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में ज्योतिराव फूले ने देखा था। इसे पेरियार और डॉक्टर अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। आइए देखते हैं कि जातिवादी और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता क्या है और क्यों इसे तोड़े बिना आधुनिक मानसिकता का निर्माण नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पदमत दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला ब्राह्मणवाद और दूसरा पितृसत्ता। दोनों को नए शब्द नहीं है, ना अलग अलग, इनका इस्तेमाल नया है। हाँ, एक साथ इसका इस्तेमाल कुछ लोगों को नया लग सकता है। ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक दलित बहुजन लोक आंदोलन द्वारा व्यापक पैमाने पर होता रहा है। ब्राह्मणवाद के पर्याय के रूप में अनुवाद का भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्राह्मणवाद का अर्थ है वर्ण जाति आधारित वह व्यवस्था जिसमें वर्ण जाति के आधार पर ऊंच नीच का एक पूरा पिरामिड है, जिसके शिक्षक पर ब्राह्मण है और नीचे अतिशूद्र या अछूत है। इन्हें आज दलित कहते हैं। चूँकि इस व्यवस्था की संरचना में ब्राह्मणों की केंद्रीय भूमिका थी और उनके द्वारा रचे गए ग्रंथों ने इस मुकम्मल शक्ल और मान्यता प्रदान किया था, इसके चलते इसे ब्राह्मणवाद कहा जाता है। चूँकि मनुस्मृति में वर्ण जाति व्यवस्था के नियमों और विभिन्न वर्णों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को सबसे व्यापक, व्यवस्थित और आक्रामक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसके चलते इसे मनुवाद व्यवस्था भी कहा जाता है। ये एक बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ लेनी चाहिए कि ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था प्रबंधन के सबसे बड़े सिद्धांतकार डॉक्टर अम्बेडकर साफ शब्दों में कहते हैं कि ब्राह्मणवाद विद्रोह या आंदोलन के निशाने पर कोई जाति विशेष या व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। इसके जहर का शिकार पूरा भारतीय समाज है और
इसने हिंदुओं को विशेष तौर मानसिक रूप से बीमार बना दिया है। अब पितृसत्ता शब्द को लेते हैं। ये एक विश्वव्यापी स्वीकृति अवधारणा है। पितृसत्ता की केंद्रीय विचारधारा ये है कि पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ है तथा महिलाओं पर पुरुषों का नियंत्रण होना चाहिए। इसमें समर्थ महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखा जाता है। पितृसत्ता में स्त्रियों के जीवन के जिन पहलुओं पर पुरुष का नियंत्रण रहता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसके प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण। इसके लिए इसकी यौनिकता पर नियंत्रण जरूरी है। स्त्री की यौनिकता पर नियंत्रण के अलावा उसकी उत्पादकता और श्रम शक्ति पर भी नियंत्रण पुरुष का हो जाता है। एंगेलेस ने इस पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में कहा है कि यह स्त्री की विश्व स्तर की ऐतिहासिक हार थी। पुरुष घर का स्वामी बन गया, स्त्री महज पुरुष की इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम भर रह गई। भारत की पितृसत्ता विश्वव्यापी पितृसत्ता के सामान्य लक्षणों को अपने में समेटे हुए भी खास तरह की पितृसत्ता है जिसका वन्य जाति व्यवस्था के अटूट संबंध है। यानी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वन्य जाति व्यवस्था और पितृसत्ता को अलग ही नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे पर टिके हुए हैं। इसका केंद्र सजातीय विवाह है। जाति को भी बनाए रखा जा सकता है और उसकी अशुद्धता की गारंटी दी जा सकती थी जब विभिन्न जातियों की स्त्रियों का विवाह उन्हीं जातियों के भीतर हो, अर्थात स्त्री यौनिकता और प्रजनन पर न केवल पति बल्कि पूरी जाति का पूर्ण नियंत्रण कायम रखा जाए। इसके लिए ये जरूरी था कि हिंदू अपनी अपनी जाति की स्त्रियों के जीवन पर पूर्ण नियंत्रण कायम रखे और इस नियंत्रण को पवित्र कर्तव्य माना जाए। इसी बात का उल्लेख अम्बेडकर ने भी 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपने शोध पत्र भारत में जातियाँ उनका तंत्र उत्पत्ति और विकास में कहा था कि जाति की व्यवस्था तभी कायम रखी जा सकती है जब सजातीय विवाह हो, और सजातीय विवाह के लिए जरूरी है कि स्त्री की यौनिकता पर न केवल उसके पति बल्कि पूरी जाति का नियंत्रण हो। इसी को ब्राह्मणवाद पितृसत्ता कहते हैं, जिसको ध्वज करने का पोस्टर जैक थोरेस्टे ने अपने हाथों में उठाया था। फूले, पेरियार और डॉक्टर अम्बेडकर ने शूद्रों अतिशूद्रों पर स्वर्ण के वर्चस्व और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व के बीच सीधा और गहरा संबंध देखा। सारे ब्राह्मणवादी ग्रंथ शूद्र और स्त्री को एक ही श्रेणी में रखते हैं। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि स्त्री शूद्राश्च सर्वमन, अर्थात स्त्री और शूद्र एक समान होते हैं। गीता के अध्याय 9 के 32वें श्लोक में जन्म में ही स्त्रियों, वेश्याओं और शूद्रों को पाप योनियों की संज्ञा दी गई है। धर्म ग्रंथों का आदेश कि स्त्री शूद्रों अध्ययतम, अर्थात स्त्री और शूद्र अध्ययन ना करें। शूद्रों की तरह स्त्रियों को भी ब्राह्मणवादी धर्म ग्रंथ स्वतंत्रता के योग्य नहीं मानते हैं। मनुस्मृति का आदेश है कि पितृ रक्षित को मारे, वक्ता संरक्षित यौवने संरक्षिति, स्ववीर्य पुत्रा न स्त्री स्वतंत्र हस्ती। इन्हीं तर्कों के चलते शूद्रों की तरह स्त्रियों को वेद सुनने, शिक्षा ग्रहण करने और संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। जैसे शूद्रों का मुख्य कार्य ब्राह्मणवादी ग्रंथ द्विजों की सेवा करना बताते हैं, उसी तरह महिलाओं का मुख्य कार्य पुरुषों की सेवा करना, जैनो धारणा करने का अधिकार शूद्रों और स्त्रियों दोनों को नहीं, क्योंकि दोनों को अपवित्र माना गया है। इस तरह गुण अवगुण देखे बिना शूद्रों को द्विजों का सम्मान और सेवा करना है, उसी तरह स्त्री को अपने पति की सेवा करनी है। घर के अंदर स्त्री को वह सभी कार्य करने होते हैं जिन्हें शूद्र वर्ण की विभिन्न जातियाँ करती है।
भले फूले पेरियार अम्बेडकर ने वन जाति व्यवस्था और पितृसत्ता टूट संबंध को रेखांकित किया हो और सजातीय विभाग को जाति व्यवस्था बनाए रखने का केंद्रीय तत्व माना हो, लेकिन इसे ब्राह्मणवादी पितृसत्ता नाम नारीवादी महिला अध्येताओं ने दिया और इसे परिभाषित किया। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को सटीक रूप में उपमा चक्रवर्ती ने परिभाषित किया है। उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता नियमों और संस्थाओं का ऐसा समूह है जिसमें जाति और जेंडर एक दूसरे से संबंध है और परस्पर एक दूसरे को आकार प्रदान करते हैं, जहां जातियों के बीच की सीमाएं बनाए रखने के लिए महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस ढांचे के पितृसत्तात्मक नियमों सुनिश्चित करते हैं कि जाति व्यवस्था को बंद सजातीय यौन विवाह संबंधों के जाति क्रम का उल्लंघन किया बिना बनाए रखा जा सकता है। महिलाओं के लिए ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक कानून उसके जातीय समूह के अनुरूप एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिसमें महिलाओं की यौनिकता पर समूह के अनुरूप एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसमें महिलाओं की यौनिकता पर सबसे कठोर नियंत्रण उचित जातियों में पाया जाता है। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के फायदे कानून अक्सर शास्त्रों से लिए जाते हैं, विशेषकर उचित जातियों को विचारधारणात्मक आधार प्रदान करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें निचली कही जाने वाली जातियों द्वारा भी आत्मसात कर लिया जाता है। अम्बेडकर का कहना था कि सती प्रथा, विधवा विवाह न होना और बाल विवाह का प्रचलन भी स्त्री की यौनिकता को नियंत्रित करने और जाति की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हुआ था। भारत में जाति और पितृसत्ता के बीच अटूट संबंध है। पितृसत्ता को तोड़े बिना जाति नहीं टूट सकती और जाति टूटे बिना पितृसत्ता से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि दोनों एक साथ ही पैदा हुए हैं और दोनों की मृत्यु भी एक साथ ही होगी। हम अपने अनुभव से भी देख रहे हैं कि जितना पितृसत्तात्मक बंधन ढीले हो रहे हैं, सजातीय विवाह की जगह अंतर्जातीय विवाह उतना ही अधिक हो रहा है। इसके साथ ही इतिहास की अध्येता सुवीरा जायसवाल की इस बात को रेखांकित कर लेना चाहिए कि भारत में वन जाति और पितृसत्ता एक साथ ही पैदा हुए थे। इसका अर्थ है इसका अंत भी एक साथ ही होगा। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को ध्वस्त करने का मतलब है सबके लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय आधारित लोकतांत्रिक भारत के निर्माण का पथ प्रशस्त करना। दोस्तों, ये पर्सन पूरा हो, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पर्सन में। वीडियो चलेगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।